नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा एजीटीए 3446 पदों के लिए जो वैकेंसी आने वाली है। ठीक है दोस्तों, जो वैकेंसी आने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी आप लोगों के लिए और कहीं ना कहीं ये हर एग्जाम के लिए ये जो है वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं बात करूंगा 3446 वैकेंसी आने वाली है एजीटीए की। स्पेशल हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आज से। लाइव क्लास ये 01 है। मैं आपको बता दूं, हिंदी की धज्जियां उड़ा देंगे इस टाइटल के साथ हम जो है शुरुआत करेंगे एजीटीए के लिए। और इस बार तो नौकरी लेकर रहेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इस बार तो नौकरी लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, कृषि प्रबंधक बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आइए हम जो है स्टार्ट करेंगे हिंदी के लिए। ठीक है, हिंदी के लिए स्टार्ट करेंगे जो है बहुत अच्छी जो है आपको जो है पीडीएफ के रूप में जो है मैंने जो है प्रोवाइड की है। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे होंगे मेरे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, पीपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन है उपमा, रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण। तो पीपर पात सरिस मंडोला यहां पर उपमा अलंकार होगा। कैसे होगा मैं आपको बता दूं, जिस भी लाइन में, जिस भी उदाहरण में कोई भी ऐसा उदाहरण हो और उस उदाहरण में सा, सी, सरिस के समान तुल्य या ये जो वर्ण जो हमने यहां पे लिखे हैं, ये वर्ण, ये शब्द अगर किसी लाइन में आ जाए तो आप समझ लेना वहां पर उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। देखिए मैं आपको 15 क्वेश्चन बताऊंगा, 15, और 15 में आपको 50 क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? 50 क्वेश्चन। अब उपमा रूपक में पहचान क्या होती है ये भी देख लो। उपमा रूपक में पहचान क्या होती है मैं आपको बता दूं। उपमा रूपक में पहचान क्या होगी, देखिए मैं आपको उपमा रूपक में पहचान भी बता देता हूं। जैसे हमने कहा, ठीक है, मैया मैं तो चंद्र सा खिलौना ले हूं, खिलौना ले हूं। अब देखो यहां पे सा आ गया है, तो ये कौन सा अलंकार है? उपमा। ठीक है, अगर यहां पे सा ना आकर के, मैं आपको बता दूं, यहां पे सा ना आकर के, ठीक है, अगर डैश आता, अगर डैश आता ऐसे, तो वो आपका रूपक में चला जाता। जिस भी उदाहरण में डैश लगा हो, समझ जाना वहां पर रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार भी देख लो, मैं आपको बता दूं। अनुप्रास अलंकार को भी मैं बता रहा हूं कि वो क्या होता है। देखिए अनुप्रास अलंकार होता है जहां पर एक वर्ण एक से अधिक बार आए। ठीक है, समझ गए, जहां पर एक वर्ण एक से अधिक बार आए वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैंने कहा रघुपति, राघव, राजा राम। ठीक है, राजा राम, रघुपति, राघव, राजा राम। अब देखिए इसमें रा रहा, इसमें रा रहा, इसमें रा रहा, इसमें रा रहा। ठीक है, तो जहां पर एक वर्ड एक से अधिक बार आ जाए वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे मित्रों।
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, विलोम का कौन सा जोड़ा गलत है? विलोम का कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए, नैसर्गिक का कृत्रिम विलोम होता है, सत्य है। इहलोक का परलोक होता है। ताजा का बासी होता है। आदर आदर का होता है अनादर। क्या होता है? अनादर। आदर का होता है अनादर, और इस पे जो है सत्कार लिखा है। तो ये जो है इसका डी वाला जो सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, कौन सा शब्द योग रूढ़ है? अब देखिए, ये क्वेश्चन यहां से बहुत पूछा जाता है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है मेरे मित्रों? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि योग रूढ़ शब्द होता क्या है। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका हमें नया अर्थ पता चलता है, नया अर्थ मालूम होता है, वे योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे हमने कहा कि लंबोदर, ये देखिए लंबोदर है ये, तो लंबोदर का मतलब क्या है? लंबी उदर जिसकी, गणेश जी। तो ये क्या हो गया? हमें नया अर्थ पता चला, लंबोदर में क्या होता है? गणेश। इसका मतलब क्या है? ये जो है हमारा योग रूढ़ समास है, योग रूढ़ शब्द है। ठीक है। अब देखिए जल। अब जल क्या है? अगर हम किसी शब्द को दो भागों में बांटते हैं तो कोई सार्थक खंड नहीं निकलता है, तो वो हो जाता है आपका रूढ़ शब्द। कौन सा? रूढ़ शब्द। और जिसे हम दो भागों में बांटते हैं, दोनों सार्थक खंडों में पड़ जाता है। पाठ और शाला दोनों सार्थक खंडों में पड़ गया, तो ये आपका हो जाएगा यौगिक शब्द। ठीक है, आप समझ लेना। कितना समझ गए होंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द कौन सा है? देखिए, ऑप्शन ए हाथी, जलपान, दिनकर, लाठीचार्ज। अब संकर शब्द की डिफिनीशन मैं आपको बता दूं, संकर शब्द होता क्या है। संकर शब्द क्या होता है मैं आपको बता दूं कि संकर जो शब्द होता है ये दो भाषाओं से मिलकर बना होता है। कौन सी? दो भाषाओं से मिलकर बना होता है। कोई भी दो भाषाएं, अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी। तो हमने कहा इसमें हाथी, हाथी तो ये रूढ़ शब्द हो गया, ये आप तय मान लीजिए, क्योंकि इसका अगर खंड करेंगे तो हा का मतलब कुछ नहीं और थी का मतलब कुछ नहीं, लेकिन इसका परंपरागत रूप से एक विशेष महत्व दर्जा है, इसलिए ये रूढ़ शब्द। जलपान, अब इसको खंड करो, जलपान दो खंडों में बढ़ गया और सार्थक खंड भी निकला, तो ये तो आपका चला गया यौगिक में। कौन से में चला गया? यौगिक में चला गया। ठीक है। आप देखो, ये है दिनकर, ये आपका योगारूढ़ हो गया। योगारूढ़ मतलब नया अर्थ पता चले। ठीक है, नया अर्थ। दिनकर मतलब सूर्य। आगे पढ़े लाठीचार्ज। अब देखिए, ये जो शब्द है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगर हम लाठीचार्ज को दो भागों में तोड़ते हैं, ठीक है, दो भागों में तोड़े, लाठी और चार्ज, तो लाठी ये हिंदी का शब्द है, ठीक है, और चार्ज जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, चार्ज जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। चार्ज जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। एक सेकेंड, हाँ ये हो गया था क्वेश्चन, ये यहां पे, हाँ लाठीचार्ज, लाठीचार्ज, ठीक यहां पे थे। ठीक, अब देखिए ये संकर शब्द इसमें कौन सा था? यहां पे था लाठीचार्ज, लाठीचार्ज था। अब देखो, इसको हम भी से तोड़ दिए, ये हिंदी का शब्द है और ये किसका है? वो अंग्रेजी का शब्द है। तो हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं से मिला है, तो इसका मतलब क्या है? ये एक संकर शब्द है, ये एक संकर शब्द है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन है,
भाई पार्श्विक व्यंजन मतलब ये पार्श्विक ला होता है, पार्श्विक होता है ला और प्रकंपित होता है रा। ठीक, पार्श्विक है ला, ये वाला ऑप्शन सही है। प्रकंपित है रा, सा आपका ऊष्म व्यंजन जाएगा और का आपका स्पर्श व्यंजन में आएगा। किसमें? स्पर्श व्यंजन में आएगा। स्पर्श व्यंजन में वो भी ठीक है कंठ से बोले जाने वाला वर्ण। कौन सा? कंठ से। और ये है आपका ऊष्म। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जिनको बोलने में मुंह से ज्यादा वायु निष्कासित होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सदैव कौन सी संधि है? इंपॉर्टेंट है। सदैव बहुत जगह जो है पूछी गई है। सदैव कौन सी संधि है? तो मैं आपको बता दूं, सदैव देखिए इसमें जो है, देख लीजिए इसमें क्या है। इसमें देखो सदैव जो है, ये देख लीजिए सदैव में कौन सी संधि है। देखो एक तो ये हमने लिख दिया सदैव, ठीक है, क्या? सदैव। ठीक, अब सदैव में दो मात्राएं हैं, तो दो जिसमें दो मात्राएं होती हैं वो हो जाती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, वृद्धि संधि। यण में आधा मात्रा होता है, इतना आधा मात्रा, और दीर्घ में बड़ा आ की मात्रा होती है या बड़ी ई की मात्रा होती है या बड़ा ऊ की मात्रा होती है, और गुण में ऊपर एक मात्रा होती है। जैसे हमने कहा गणेश, देखो ऊपर एक मात्रा है। जैसे हमने कहा वृद्धि में ममयो, ऊपर दो मात्राएं। ठीक, अब हम अगर दीर्घ को ले लें, ठीक, तो दीर्घ संधि की पहचान हमने कहा था बड़ा आ। जैसे हमने कहा विद्यालय, अब देखो ये बड़ा की मात्रा है। जैसे हमने कहा कवीस, ये बड़ी की मात्रा है, इसमें है कि नहीं है। जैसे हमने कहा भानुदय, देखो ये बड़ों की मात्रा है कि नहीं है। समझे कि नहीं समझे? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ब्राह्मण ने भिखारी को पैसे दिए, कौन सी क्रिया है? ब्राह्मण ने भिखारी को पैसे दिए, कौन सी क्रिया है? ठीक है, ये आप लोग बताइएगा इसमें कौन सी क्रिया है। ब्राह्मण ने भिखारी को पैसे दिए। अब देखो इसमें पूर्णकालिक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। अब इसको पहचानने के लिए एक अच्छा तरीका होता है कि द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होंगे। कितने होंगे? दो कर्म होंगे। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होंगे। जो पहला कर्म होगा, देखो पहला कर्म क्या होगा? वो होगा प्राणी का बोध कराएगा। किसका? प्राणी का। और जो दूसरा कर्म होगा, दूसरा कर्म वो पदार्थ का बोध कराएगा। किसका? पदार्थ का। मतलब जो प्राणी का वो सजीव होगा कर्म, और जो पदार्थ का बोध कराएगा वो निर्जीव होगा। तो आप समझ सकते हैं, मतलब यह सांस नहीं ले सकता है, सांस नहीं ले सकता है, और ये जो है सांस ले सकता है। सजीव, सॉरी, ये जो सजीव है, ये सजीव जो है ये सांस ले सकता है। ठीक है, ये जो है सांस ले सकता है। ठीक है, ले सकता है, ये सांस नहीं ले सकता है। ठीक, निर्जीव। अब देखिए, आप पहचान लीजिए, ब्राह्मण ने भिखारी को पैसे दिए, तो भिखारी क्या है? सजीव है। पैसे क्या है? निर्जीव है, और प्लस पदार्थ का बोध कराता है। तो ये क्या हो जाएगी? ये द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये जो है द्विकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक सेकेंड।
देखिए कहां पे थे हम लोग, शंकर हो गया था, ब्राह्मण हो गया था, हाँ यहाँ पे कौन सा कर्मधारय समास नहीं है, कौन सा कर्मधारय समास नहीं है। देखिए हाँ ये देखिए, इसमें देखो थोड़ा ये टाइपिंग में गलती हो गई है, ठीक है। कौन सा कर्मधारय समास नहीं है, ये यहाँ पे कर्म, ये कर्म हो जाएगा, ठीक है। कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास मतलब जानते क्या होता है? कर्मधारय समास मतलब पहला पद विशेषण होता है, गुण, पहला पद गुण, पहला पद जो होता है वो गुण प्रदर्शित करता है, या विशेषण, ठीक है, विशेषण, ठीक, विशेषण, ठीक है। तो अर्ध पका, कितना पका है? आधा, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। सुहासिनी, सु मतलब सुंदर, हासिनी मतलब हंसी, नीलमणि, मणि कैसी है? नीली है, तो ये सब गुण हैं, क्वालिटी है, ठीक। और साफ साफ, तो इनमें साफ साफ जो है ये कर्मधारय समास नहीं है, ये है अव्ययीभाव समास। साफ साफ जो है, ठीक है, ये साफ साफ जो है ये अव्ययीभाव समास है। क्या है? अव्ययीभाव समास। कैसे? दोनों तरफ जब सेम रहता है, जैसे हमने कहा धीरे धीरे, धीरे धीरे, दोनों तरफ बराबर हो, सेम हो, तो वो अव्ययीभाव समास में चला जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर में। निम्न में द्वंद्व, यहां पर टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ी होगी, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण भाई, द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे? द्वंद्व समास को आप कैसे पहचानेंगे? बीच में डैश लगा हो, लोगों को यही बस रटा पड़ा है कि बीच में डैश लगा हो वो द्वंद्व समास हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बीच में डैश लगेगा और विपरीतार्थक शब्द होंगे, मतलब डैश ये लगेगा, ये तो सत्य है, और इसके अलावा विपरीतार्थक शब्द भी होंगे। क्या? विपरीतार्थक शब्द भी होगा, ठीक। अब देखो कौन सा विपरीतार्थक शब्द है? मामा भतीजा, ये विपरीतार्थक शब्द नहीं है, ठीक है, ये विपरीतार्थक शब्द नहीं है, ठीक है। अब चाचा चाची, ये विपरीतार्थक शब्द नहीं है। काला नीला, ये विपरीतार्थक शब्द नहीं है। आकाश पाताल, ये विपरीतार्थक शब्द है, तो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक। ये द्वंद्व समास है। आगे ये 10 नंबर पे, सूर्य पूरब से निकलता है। 10 नंबर पे, सूर्य पूरब से निकलता है, कौन सा पक्ष है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल जो भी एग्जाम आपका कराएगा, चाहे वो एजीटीए हो, चाहे वो गन्ना पर्यवेक्षक हो, या अन्य कोई एग्जाम हो, उसमें जो है मैं आपको बता दूं कि पक्ष और वृत्ति से क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो सूर्य पूरब से निकलता है कैसे पहचानोगे? इसको पहचानने के लिए आप ध्यान रखना कि जो क्रियाएं नित्य होती हैं, लगातार होती हैं, जो सत्य हैं, वो रोज घटित होंगी, वो आपका जो है नित्य पक्ष या अव्रत मूलक पक्ष चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। अम्बुद पर्यायवाची शब्द है। अम्बुद, अम्बुद जो है दोस्तों वो बादल का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? बादल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा समूह महाप्राण वर्णों का है? महाप्राण वर्णों का कौन सा समूह है भाई? महाप्राण वर्ण कौन से होंगे? देखो महाप्राण वर्ण जो है दूसरे और चौथे नंबर के होंगे, ठीक, दूसरे और चौथे नंबर के।
मतलब जो स्पर्श व्यंजन 25 आपके हैं, कौन कौन से हैं? जैसे हमने कहा का, चा, टा, ता, पा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये जो है, तो इस लाइन में अगर हम लिखेंगे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, पा, फा, बा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही, पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, बस देखो अभी दोस्तों नया लिया हूं, तो अभी कुछ जो है समस्याएं आ रही धीरे धीरे, वो टेक्निकल समस्याएं हैं, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, वो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक, हाँ एक सेकंड, हाँ ये इसमें थे महाप्राण, तो हर दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होगा। देखिए इसमें ये तो पहला वर्ण है, इसमें जो है आपका पहला वर्ण है। ठीक है, तो अब देखिए ये दूसरा है, ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है। तो ये जो वर्ण होंगे ये होंगे महाप्राण। कौन से? महाप्राण। और ये होंगे आपके, ये पहले हैं अल्पप्राण। ठीक है, कौन से होंगे? अल्पप्राण। और ये संयुक्त वर्ण होंगे। कौन से? संयुक्त वर्ण। और ये पंचमाक्षर क्या होते हैं भाई? पंचमाक्षर क्या होते हैं? पंचमाक्षर जो लास्ट के 5वें अक्षर होते हैं, जैसे का, खा, गा, गा, अंगा। ठीक है, पंचमाक्षर जो 5वें अक्षर होते हैं वो पंचमाक्षर, इससे बोलते हैं अनुनासिक वर्ण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 13 संज्ञा के मूल भेद कितने हैं? संज्ञा के भेद पूछा जाए तो 5 हैं और मूल भेद है 3। इतना आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे, तपोबल कौन सी संधि है? तपोबल गुण है, विसर्ग है, अयादि है कि वृद्धि है? अब देखो तपोबल को कैसे तोड़ेंगे हम, ये देख लो। हमने लिखा तपोबल, ठीक है, तपोबल। ठीक, अब इसको तोड़ेंगे, तपह धन बल। ठीक है, तपा धन बल, मतलब जो ओ की मात्रा है वो विसर्ग में चली जाती है। ठीक, तो वो विसर्ग में जब जाती है तो आपका जो है ये विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन से हैं? अल्पप्राण मतलब जो पहले स्थान पे आए, ठीक है, पहले तीसरे पांचवें पर जो आए वो अल्पप्राण होंगे। मतलब देखिए अल्पप्राण कौन सा है? पा, मतलब स्पर्श व्यंजन है वो पहले पे आएगा, मतलब पा, का, ये क्या है? वो अल्पप्राण है। ठीक है, ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और आगे और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलेंगे मेरे मित्रों। ठीक है, डेली आपको वीडियो मिलेगी, डेली आपको ईटीए की संबंधित वीडियो मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे आप तक वीडियो पहुंचे।